this is the last lecture of this session. From now onwards, there will be no lecture of first term. आपके जो behavioral science उसके lectures नहीं होंगे, ठीक है? So this is the last interactive lecture of term 1. अब जो आज का टॉपिक है हमारा that is special toxicology. और स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी मैंने जिस तरह आपको कल भी बताया था जब हम जनरल टॉक्सिकोलॉजी पढ़ रहे थे कि आपका 1/3 पोर्शन ऑफ योर एग्जाम इज फ्रॉम टॉक्सिकोलॉजी। 8 मार्क्स का पेपर हमने कल कर लिया था और ये 22 मार्क्स का जो है वो आपकी स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी है। इसका सिर्फ हमने इसमें कुछ पॉइजन आपने तैयार करने होते हैं। पॉइजन में क्या क्या करना है वो भी हम देखेंगे। देर आर टोटल 2 SCQs एंड 12 MCQs और एक SCQ आपका न्यूरोटिक्स में से होता है, ठीक है। आज का लेक्चर आपका पहला क्रॉसिस और H6G ये दो चीज़ों पर है, ठीक है। हमने सिर्फ ये कंप्लीट करने हैं आज के लेक्चर में, बाकी आपके अगले टर्म्स में होंगे। बाकी ये देखेंगे सारी 6 हेडिंग्स हैं जो कल हमने क्लासीफाई किया था इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा न्यूरोटिक्स हैं, टोटल 8 पॉइजन्स, ठीक है। तो इन टोटल 8 में से एक जो आपका SCQ होता है इसी में से होता है। और अमूमन आपका जो SCQ होता है वो डायग्नोसिस बनाना होता है, आपने डायग्नोज करना होता है कि जी कौन सी पॉइजनिंग हुई हुई है इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं क्रॉसिस में से। क्रॉसिस में सबसे पहले हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। अगर पीछे आपको पेज में मैं दिखाऊं कि क्रॉसिस में क्या क्या चीज़ें हैं। पहले इनऑर्गेनिक एसिड है जिसमें मिनरल एसिड्स होंगे 3 तरह के, भी हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड 2 हैं, ऑक्सैलिक एसिड और कार्बैलिक एसिड। और वेजिटेबल एसिड में आपके पास हाइड्रोसियानिक एसिड या जिसे हम प्रूसिक एसिड भी कहते हैं। एल्कलीज आपने नहीं करनी होती, उसमें से कुछ नहीं आता, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। मेटालिक साल्ट्स आपने नहीं करने होते, उसमें से भी कुछ नहीं आता, ठीक है। बस ये आपने टोटली 4 पॉइजन इनऑर्गेनिक एसिड को आप 1 कंसीडर करेंगे क्योंकि कंपेयर करके करने होते हैं तीनों आपने। बाकी ये 4 और एक आपका 5वां कार्बन मोनोऑक्साइड आज जो आपका एक्सीडेंट है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट करने होते हैं अपने पॉइजन जो आपके प्रॉफ में आते हैं। इसके अलावा कोई सवाल नहीं आएगा। नो डाउट के स्टेबल्स में तो बहुत ज्यादा पॉइजन हैं, आप उस तरह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो जस्ट यू हैव टू डू दीज 22 पॉइजन यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला आपके पास आ गया जी इनऑर्गेनिक एसिड्स। देखें कंपैरिजन टेबल बनाया हुआ है, इसको टेबल को आपने समझ के रट्टा लगाना है। ऐसे रट्टा मत लगेगा, ऐसे समझ नहीं आएगी, बाद में भूला पड़ा हो आपको। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अदर नेम्स आपको पता हो, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं इसको, एक्वाफोर्टिस कहते हैं, रेड स्पिरिट ऑफ नाइटर है, मेरेटिक एसिड स्पिरिट ऑफ साल्ट्स है। बाकी ये प्रॉपर्टीज हैं जब आपने खुद पढ़ लेना है, ठीक है। एज सच द प्रॉपर्टीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जो कलर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है या केमिकल टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको पता होनी चाहिए, MCQs में आ जाती हैं। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द पॉइजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको पता है क्योंकि करोसिव है तो लोकल एक्शन तो वही करोसिव वाला होगा, करोजन करवाएगा स्किन की, ठीक है। और बाकी दोनों जो है रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी कॉज करवा सकता है, और जो HCl है वो रिस्पायरेटरी ट्रैक की इन्फ्लेमेशन करवाता है, नॉट डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन में फर्क होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली क्या कर सकता है, आपके पास क्रॉसिव से आगे फर्दर फैल सकता है अगर आपने जस्ट किया उसको। परफोरेशन ऑफ स्टमक हो सकती है, केमिकल पेरिटोनाइटिस हो सकता है, एसोफेजियल स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब एसोफेजिया आपकी टूट के अलग हो जाएगी, ठीक है, टीयर हो जाएगा उसका। शॉक एसिक्सिया हो सकता है। एसिक्सिया आपके पास होता है कि अगर आपकी स्टॉपेज ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एसिक्सिया, ठीक है। देन आते हैं पेन, इसमें पेन होगी और सर्कुलेटरी फ्लो बॉडी जाएगी इन दोनों में। बाकी फैटल डोज और फैटल पीरियड में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यू हैव टू जस्ट रट्टा लगाना है, आपने इसको याद करना है। अब इन तीनों को याद करने का तरीका क्या है, जिस तरह मैंने याद रखा था, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, जो लास्ट नंबर है अगले का फर्स्ट वर्ड है वो, ठीक हो गया। फैटल पीरियड 18 घंटे, 24 घंटे और 30 घंटे। एंड वाला याद रख लें, पहले वाला भूल भी जाए तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। आगे देखिए, आपके पास आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। ये साइंस एंड सिम्टम्स यहाँ पे कॉमनली जिस तरतीब से लिखे हैं इसी तरह आते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ स्किन पे गिरा होगा या म्यूकस मेम्ब्रेन पे गिरा होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन ओरल कैविटी की हो सकती है, आपका एसोफेजियम मुकोसा हो सकता है, स्टमक हो सकती है, वहां पे सारा, ठीक है। वहां पे एरोजन हुई होगी, ठीक है। ब्लैकनिंग, आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ब्लैकनिंग, एक्सकोरिएशन का मतलब ब्लैकनिंग होता है, चारिंग करवाना, चारिंग की ब्लैकनिंग को कहते हैं। ये आपका येलो कर देता है, येलो क्योंकि ज़ेंथोप्रियोटिक रिएक्शन, ऊपर देख लें, कलर देख लें इसका, ये अब रिएक्शन देते हैं तो क्या करता है, ये येलो हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है, और ये भी स्लाइटली येलो है। लेकिन इस केस में इतना ज्यादा आपका पास एरोजन होती नहीं है HCl के अंदर, ठीक है। ये है कि एपिडर्मस आपका सिर्फ उतर जाता है ऊपर से। टीथ की बात करें, ये आपका MCQ था प्रॉफ में,
इस साल का। चौकी वाइट ब्रिटल टीथ किस में होते हैं? H2SO4 के अंदर। येलो कोटिंग नॉट ब्रिटल, कोई इसके अंदर आपके पास चेंज नहीं होता। देन आगे देखें परफोरेशन ऑफ स्टमक, सुराख हो जाना। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमेन में आपका फ्लूइड इकट्ठा हो जाना। ठीक है, पहले वाला आपका इनमें कॉमन है H2SO4 में, और जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन है वो अगले दोनों में कॉमन है। इन दोनों की वजह से आपके पास एब्डोमेन स्टिफनेस हो जाती है उसकी। ठीक है, टेंडरनेस मतलब पेन होती है स्टमक पर। ये तो आ गया आपके पास पेन के बारे में सारी बातें। फिर देखें बर्न स्टार्ट करते हैं। ऑरोफेरेंस बर्न, ऊपर से बर्न्स आपके आए, बर्निंग पेन एंड थ्रोट एंड एपिगैस्ट्रियम। डिस्फेजिया, आपका निकला नहीं जाता खाना। डिस्फोनिया, आवाज नहीं निकलती। डिजनिंग, सांस नहीं आता सही तरह। इलेक्ट्रेशन, बर्प पे बर्प साउंड होती है, जो मतलब जब आप एक साउंड होती है जो आपकी प्रोड्यूस होती है जब आप निगल रहे होते हैं, ठीक है, उस तरह की साउंड ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो रही होती है। वॉमिटस इसमें बहुत कॉमन होती है और स्ट्रांगली एसिडिक होती है, विद अल्टर्ड ब्लड एंड म्यूकस थ्रेड्स आ रहे होते हैं सबके अंदर। थर्स्ट, बहुत शदीद प्यास लगती है। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी ज्यादा वॉमिटिंग होगी। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होती है इसके अंदर। टेनेस्मस, टेनेस्मस की टर्म बार बार आएगी, रेक्टल पेन को टेनेस्मस कहते हैं। ठीक है, वार्ड में भी आप लोग पढ़ेंगे इसको। दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट। द नेचर ऑफ स्टूल इज म्यूकस, अल्टर्ड ब्लड होता है स्टूल के अंदर। यूरिनेशन आपकी सप्रेस हो जाती है, सवेली सप्रेस। इसकी रीजन ये होती है कि आपके पास देखें एब्डोमेन का इतना मसला आ गया तो आपके पास वो पानी वगैरह एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा होता, और जो आप पानी दे रहे होते हैं वो आपका वॉमिट के जरिए बाहर जा रहे होते हैं। तो पानी बॉडी के अंदर पानी की शदीद कमी हो जाती है, इससे आपको बारहा प्यास लग रही होती है। आप पानी पीते भी जाए तो प्यास बुझेगी नहीं, क्योंकि पानी आपका अंदर जा नहीं रहा। थानाटोलॉजी, थानाटोलॉजी में आपकी इंपॉर्टेंट होती है कॉज ऑफ डेथ और पीएम फाइंडिंग्स। ठीक है, कॉज ऑफ डेथ अमूमन वही होती है जो एक्शन होगा। पीएम फाइंडिंग्स वो आपके पास वो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स, आपने इसके साइंस एंड सिम्टम्स से निकालनी होती हैं चीजें। ठीक है, जिस तरह ओरोगन देखें मैंने आपको पहले बता दी है, क्रोयन ऑफ ब्रेकियल लैरिंक्स बता दी है, ब्लैक चारिंग बता दी है आपको। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे येलो आपके पास डिस्करेशन बता दी है। इसी तरह आपने चीजें जो आपको चीजें याद रखने वाली वो पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखें मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस पता हो आपको इसकी। एक्सीडेंटली आप H2SO4 को आप ले सकते हैं ग्लिसरीन की जगह पर। गलती से घर में अमूमन ग्लिसरीन वगैरह इस्तेमाल होती है, हाथ पाँव फटे हुए हैं और उसके ऊपर आप लगा रहे होते हैं, या आपके जो लेफ्ट होते हैं उसके ऊपर इस्तेमाल होती है। इसमें रेयर है आपके पास HNO3 में, क्योंकि इसकी स्लाइट पंजेंट स्मेल होती है। और इसमें तो कॉमन है ना HCl के अंदर, क्योंकि ये वेजिटेबल है, सॉरी नॉर्मली जो HCl होता है आपके लैब्स वगैरह में मौजूद होता है। सुसाइडल आपके पास इसमें अगेन रेयर है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में उसकी रीजन यही है आपके पास कि उसकी थोड़ी पंजेंट स्मेल होती है, तो लेने में दुश्वारी होती है। होमिस्टिडल आपके पास रेयरली इस्तेमाल होती हैं ये सारी चीजें, लेकिन होती जरूर है। एबॉर्टिफिकेशन आपके पास सारे होते हैं, सिर्फ आपके पास ये HNO3 नहीं हो सकता। विट्रियोलेज, विट्रियोलेज आपके बताता हूँ क्या होता है। विट्रियोलेज में सारा ये इस्तेमाल हो सकते हैं। विट्रियोलेज का मतलब होता है एसिड अटैक, किसी के ऊपर इस इरादे से फेंकना एसिड या कोई ऐसा कॉस्टिक सोडा या एल्कली कि उसकी डिसफिगरमेंट हो जाए, उसका होलिया बिगड़ जाए, दैट इज विट्रियोलेज। ठीक है, अच्छा ये साइन एंड सिम्टम्स आपको पीछे पढ़ाए हैं ना, ये देखें तरतीब से इनके चार्ट्स बने हुए आपके याद रखने के लिए कि इस तरह आपने को याद रखना है। समझा रहा हूँ, देखें किसी भी बॉडी पार्ट पे क्रॉसिव सब्सटेंस आएगी, वहां से वाटर निकल जाता है। वाटर निकलते हैं, साथ में हीट लिबरेट होती है, वहां जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी कोगुलेशन हो जाती है या प्रेसिपिटेशन हो जाती है, और वहां पे जो हेमोग्लोबिन है वो हेमाटिन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से करोजन और डिस्ट्रक्शन हो जाती है टिश्यूज पर। ये स्किन हो सकती है, म्यूकस में वेन्स हो सकती है। आगे देखें, स्वेयर बर्न्स होते हैं माउथ में, एसोफेगस में, स्टमक में, जैसा कि आपको बताया। उनकी वजह से क्या होगा? थ्रोट वाली जगह पे क्या है? डिसार्थरिया, डिस्फेजिया, रेचिंग, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग, हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस होती है ब्लड एंड वॉमिटिंग। ठीक है, स्वेयर पेन, डिहाइड्रेशन, स्टारवेशन, थर्स्ट। स्टमक की परफोरेशन हो जाएगी, जो कि केमिकल पेरिटोनाइटिस, जो आपके ये पेरिटोनल कैविटी है उसकी इंफ्लेमेशन हो जाती है। शॉक और डेथ की तरफ बॉडी जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ऑसोफेगस पाइलोरस, जो हिस्सा एसोफेगस का नीचे स्टमक से जुड़ रहा होता है वहां से वो अलग हो जाएगी। ठीक है, और डिस्फेजिया होता है इसकी वजह से। इन्फ्लेमेटरी एडीमा हो जाता है ग्लॉटस और लेरेंजिया लैरिंक्स का। ठीक है, जिसकी वजह से डिज्निया होगा, सफोकेशन होगी जिसे एस्फिक्सिया कहते हैं, और डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द 3 साइकिल्स जिससे आपके साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका।
विट्रोलेज जैसे कि आपको बताया, इट इज द थ्रोइंग ऑफ एनी करोसिव, नॉट नेसेसरली सल्फ्यूरिक एसिड। कोई भी ऐसा एसिड जो मिलिशियस इंटेंट के साथ किसी पर फेंका जाए उसे विट्रोलेज कहेंगे। कौन कौन से एसिड हो सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने आपको बताया था ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के नाम पर तो इसका नाम रखा गया है इस वजह से, लेकिन इसमें नाइट्रिक एसिड भी हो सकता है, कार्बोलिक एसिड हो सकता है, कॉस्टिक सोडा हो सकता है, कॉस्टिक पोटाश हो सकती है। इसमें जो corrosive बर्न्स होते हैं उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? डिस्कलरेशन हो जाती है, स्टेनिंग हो जाती है स्किन की और क्लॉथिंग की। इट डिपेंड्स कि किस कलर की है, वो आपके एसिड पर डिपेंड करता है। जिस तरह का एसिड होगा वैसे आपकी कलर आएगा। ट्रिकल मार्क्स, जहां जहां वो आपके कतरे गिरे होंगे एसिड के, वहां पे मार्क्स बने हुए होंगे, कपड़ों पर, स्किन पर, कहीं पर भी। पेनलेस बर्न्स होते हैं, ठीक है। जो वक्ती पेन होता है ना, दैट इज ड्यू टू द बर्निंग रिएक्शन, लेकिन जब वो एक दफा बर्न हो जाता है उसके बाद पेन नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आपके नर्व एंडिंग्स यहाँ पे सारी वो डैमेज हो जाती हैं और उसमें आपके पास जो है रिएक्शन भी नहीं आता। वेजिकेशन, रेड लाइन, ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है ना, जहाँ पे कोई मसला हो बॉडी में वहाँ पे रेड लाइन बन जाती है, वहाँ पे आपके पास बबलिंग, वो ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, दाने दाने से बन जाएंगे, वो रिएक्शन भी एब्सेंट होता है बर्न से, केमिकल बर्न के केस में। Presence of chemical substance in the stains, repair is slow and scar tissue cause contractures। अगर आपने कैंसर अटैक का विक्टिम देखा हो तो उसमें देखिए कि रिपेयर स्लो होती है और रिपेयर होने के बाद आपके पास स्किन जो सी है वो बहुत इकट्ठी इकट्ठी हो जाती है, कंट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जगह जगह पर, अपनी जो फिगर है वो लॉस कर जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? कोई भी ऐसा पेशेंट आया, आपने उसको फौरन वाटर और सोप के साथ वो पार्ट्स को साफ करने, कपड़ों पे अगर लगा हुआ था कपड़े उतरवा देने आपने, थिक पेस्ट अप्लाई करना है आपने ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड या कार्बोनेट। आपको पता है कि दोनों चीजें जो सी हैं बेसिस हैं, ठीक है, तो एसिडिक रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करेंगी। कवर द रॉ सरफेस विद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट फॉर आई बर्न्स, कंजक्टिवा एंड कॉर्नर सरफेसेस are anesthetized with topical anesthetic drops irrigated with water for 15 minutes holding eyelid open। आपने आंखों को बिल्कुल ऐसे हाथों से खोल के रखना है और उस पर पानी आपने चलाना है 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से, पहले एनेस्थीसिया दे देना है आपने, ठीक है, और उसके बाद आपने 0.9% सेलाइन से धोना है। जब तक धोना है तब तक उनका जो पीएच है वो न्यूट्रल ना हो जाए, ठीक हो गया। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉफ में सवाल आता है कि विट्रोलेज का आपके पास मेडिको लीगल क्या है। इट इज अ ग्रेवस हर्ट, और यहाँ पे चीज मेंशन नहीं है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट कर रहे हैं, आपको लॉ में सर ने पढ़ाई होगी, क्योंकि इसमें हम डिसफिगरमेंट कर रहे हैं ना, तो ये आपके पास हर्ट की कौन सी टाइप आती है? इतलाफे सलाहियाते उद्व, ठीक है, ये आपके पास आ जाती है इसकी क्लासिफिकेशन एसिड अटैक की। ये आपने ऐसे लिख कर आना है। इस सलाहियात की स्पेलिंग कर लेते हैं, SHAL आएगा। पनिशमेंट इसमें क्या होती है? 5 से 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट विद फाइन पे टू द विक्टिम, या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। इसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक तो गास्ट्रिक लवाज नहीं करवाना बिल्कुल भी, कल भी बताया था आपको, उससे आपका फर्दर गैस्ट्रिक परफोरेशन हो सकती है। आपने वीक एसिड्स या डाइल्यूट एल्कलाइजर्स भी नहीं देने, क्योंकि उससे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, पहले इतनी हीट निकल रही है तो क्रॉसिव एनर्जी बढ़ जाएगी। आपने स्ट्रॉन्ग एल्कलीज या कार्बोनेट्स भी नहीं देने, उसकी वजह से भी ये मसले बढ़ जाएंगे। आपने वॉमिटिंग भी नहीं करवानी, अगर आप वॉमिटिंग करवाने की कोशिश करेंगे उस केस में स्टमक जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी रप्चर हो जाएगा, ठीक है। अब देना क्या है आपने? एंटीडोट आपने जो देना है वो आपने देना है डिमल्सेंट, ठीक है, आपने डाइल्यूशन करवानी है, ये बात होगी। बाकी नीचे सारे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं। स्किन केयर में आपने टॉपिकल सल्फर देनी है, और आई केयर में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। अच्छा, यहाँ पे ट्रीटमेंट जरा बड़े कंफ्यूजन से लिखे हुए, क्योंकि मैंने ये पहले जब नोट्स बनाए थे तब मैंने ये इसको सॉर्ट आउट नहीं किया था, बाद में इसको मैंने फर्दर समराइज किया था। सो जो वो बुक पब्लिश हो रही है वो दैट विल बी अवेलेबल इन द मार्केट फ्रॉम 25 जून, मुख्तलिफ स्टोर्स पे अवेलेबल होगी। उस बुक के अंदर जो टॉक्सी नोट्स तो अमूमन यही हैं, लेकिन नोट्स को फर्दर शॉर्ट किया गया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही। और मैनेजमेंट को टोटल आपके प्रॉफ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया उसके अंदर, जो 6 हेडिंग्स कल आपको बताए थे उन हेडिंग्स को फॉलो करते हुए हर हेडिंग में क्या क्या चीज़ देनी है। अब यहाँ पर जो ये हैप्पैज़र्डली लिखा हुआ है ना, ऊपर नीचे चीज़ें, अब ये 4 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बिकॉज दीज आर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स,
ठीक हो गया। तो जब आप वो बुक लेंगे तो आपको वहां से ट्रीटमेंट इजीली याद हो जाएगा। अगला पॉइजन है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड, दैट इज एसिड ऑफ शुगर या साल्ट्स ऑफ सॉरल। कलरलेस से और एग्जांपल करते हैं ऑक्सैलिक एसिड को जो है ना मैग्नीशियम सल्फाइड या जिंक सल्फाइड में। लेकिन ये डिफरेंसेस हैं, ये टेबल आपने देख लेना है। कंफर्मेटेड है, इसके नाम याद कर लेने हैं आपने। फैटल डोज फैटल पीरियड को देख लेना है। टॉक्सिसिटी रेटिंग करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट लीव इट। ये प्रॉफ का सवाल है, ठीक है। क्रिश्चियन सेइंग, ये आपने बिल्कुल लाइन जैसे ही लिखनी है। कोई बंदा आपके पास आया जिसने वाइट कलर की स्लाइन सब्सटेंस को स्वेलो किया था जो कि स्ट्रांगली एसिडिक थी, और उसके बाद वो फौरन, ठीक है, उसको वायलेंट वॉमिटिंग होती है, स्टमक में पेन होता है, फेबल पल्स हो जाती है, कोल्ड स्वेट होता है, वो क्लैप्स कर जाता है और मर जाता है विद इन 1 आवर या उससे भी पहले, तो उसमें कोई शक नहीं रहता कि उसने ऑक्सैलिक एसिड नहीं लिया। ठीक है, ये क्रिश्चियन सेइंग है और हर 1 साल बाद ये रिपीटेड सवाल है। लोकल एक्शन वही क्रॉसिव है, इंडायरेक्ट एक्शन देख लेते हैं डिटेल में साइंस और सिम्टम्स के लिहाज से। अगर आपने ओरल डोज ली है 15 ग्राम या मोर की तो सोर एंड एसिडिक टेस्ट जो क्रॉसिव है, जाहिर सी बात है। सेंसेशन ऑफ कंस्ट्रिक्शन होगी थ्रोट के अराउंड जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। बर्निंग फेन फ्रॉम माउथ एपिगेस्ट्रियम जो रेडिएट करेगा एब्डोमेन की तरफ। टेंडनेस होगी, नॉजिया, वॉमिटिंग। वॉमिट इसका कलर याद रखें मैं प्रॉफ में से मैंने ये निकाला था जो आपके पास में से आया हुआ क्वेश्चंस में से। कॉफी ग्राउंड कलर्ड आपकी वॉमिटस होती है। याद करें पीछे वॉमिटस कैसी थी, स्ट्रांगली एसिडिक विद ब्लड। ठीक है, इसमें ब्लड वाली बात नहीं है, इसमें सिर्फ वॉमिटस है, कॉफी ग्राउंड कलर्ड। ब्लड भी हो सकता है, बाकी और चीजें भी होती हैं। सिवियर थर्स्ट होती है, इसके अंदर वो सेम बात होगी, डायरिया होगा। अब ये फर्क है, यहाँ डायरिया हो जाता है और वहां पहले वालों में इनऑर्गेनिक्स में क्रॉस, वहां पे कॉन्स्टिपेशन हुई थी। डायरिया से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा बॉडी में और डेथ हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से देखें, हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया से मसल इरिटेबिलिटी होगी, टेंडनेस होगी, टेटनी और कन्वर्जन की तरफ बॉडी जाएगी। टिंगलिंग ऑफ एक्सट्रीमिटीज, आप पे कांपेंगी ये, ठीक है। और उसमें अकाउचर्स हैंड होता है ड्यू टू कार्पोपिडल स्पाज्म। आपकी कार्पल से लेके आगे सारा हाथ ऐसे सुन्न हो जाता है बिल्कुल। आपके हाथ जो है ना, जिस तरह आप पंजा कह रहे हैं, पंजे जैसे हाथ बन जाते हैं, काउचर्स हैंड उसको कहते हैं। कामा होगा, कोलैप्स एंड डेथ की तरफ बॉडी जाएगी। डिलेड सिम्टम्स क्या आते हैं अगर इसको ट्रीट ना किया जाए विद इन 2 आवर्स, मतलब तकरीबन 1 से 2 घंटे के बीच में क्या होगा, यूरीमिया हो जाएगा, स्कैंटी यूरिन आएगा, ट्रेसेस ऑफ एब्डोमेन, ब्लड इन्वेलप्ड शेप, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ये बन जाएंगे। मैनेजमेंट में देख लें, क्योंकि ऑक्सैलिक एसिड आपको थोड़ा बहुत अगर अंदाजा हो, एक तो गैस्ट्रिक लवाज करवाएंगे जिसमें हमने कैल्शियम लैक्टेट इस्तेमाल करना है, बेस से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं आप। बाउल वॉश करवाएंगे, एनीमा या परगेटिव्स, कल आपको बताया था हम नॉन इथारीन ग्लाइकोल इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एंटीडोट्स में देखें आप, कैल्शियम के सारे एंटीडोट्स दे रहे होते हैं, कोई भी 2-3 एंटीडोट्स याद कर लेने आपने, और साथ में डिमल्सन जो फिजिकल एंटीडोट्स है। ये ऊपर सारे केमिकल एंटीडोट्स देखे हुए और नीचे ये फिजिकल, ये उस बुक में फर्दर क्लियर होगा। बाकी सिम्टोमेटिक मेजर्स देंगे आप। फाइंडिंग्स देखें, एक्सटर्नली कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग्स नहीं होती, थोड़े बहुत बर्न्स आ सकते हैं लेकिन पता नहीं चलता उनका। इंटरनली आपके पास मुकोजा से पता लगता है, व्हाइट हुआ होता है सारा, ये स्कार्ड होते हैं, ये रेड हुआ होता है। स्टमक आपकी वेलवेटी रेड होती है, ये आपकी आपके पास फाइंडिंग होगी। किडनी के अंदर ऑक्सीडेट क्रिस्टल्स नजर आएंगे आपको। बाकी जितने ऑर्गन्स हैं वो कंजेस्टेड होंगे। ठीक हो गया। मेडिको लीगल्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं इसके। एक्सीडेंटली आप ले सकते हैं मैग्नीशियम सल्फेट या जिंक सल्फेट की जगह, जैसे आपको ऊपर बताया कि बहुत रिजेंबल करते हैं उसके साथ फिजिकली। सुसाइडल और होमिसाइडल इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि ये खट्टा होता है जायके के अंदर, इस वजह से। एबॉर्टिफिकेशन भी है, अदर्स में देखें। ये आपके अब काम की बात है। इलीगल इरेजर्स ऑफ सिग्नेचर्स, गैर कानूनी तौर पर अगर किसी के दस्तखत मिटाने हो तो उसमें ऑक्सैलिक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कमर्शली इसको क्लीनिंग या ब्लीचिंग लेदर में इस्तेमाल करते हैं, या रिमूवर ऑफ आयरन मोल्ड्स और इन स्टेन्स, कपड़ों के ऊपर से ये दाग उतारने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रस्टिंग जो होते हैं अक्सर। अगला आपके पास पॉइजन है, दैट इज कार्बोलिक एसिड। इट इज ऑल्सो ऑर्गेनिक एसिड, फिनोल। आपने अक्सर देखे होगी हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल होती, बट देखिए अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग बात आ रही है। फिनोल इज बेसिकली कलरलेस। आप हॉस्पिटल में जो देख रहे होते हैं वो वाइटेशन कलर होती है, ठीक है। तो दैट इज नॉट एक्चुअली द कंप्लीट फिनोल, उसमें और भी केमिकल्स मिले हुए होते हैं।
एक तो ये कलरलेस होती है, लेकिन अगर आप इसको एक्सपोज करेंगे केयर के साथ तो ये पिंक कलर इसका हो जाता है। अब वो हॉस्पिटल वाली फिनोल जो इस्तेमाल होती है, वॉशरूम जो इस्तेमाल होती है, वो पिंक क्यों नहीं होती? वजह यही है कि उसके अंदर सिर्फ फिनोल नहीं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। बाकी फिनोलिक एडोर और हॉस्पिटल एडोर होती है, जो आप उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। और इसी एक इंपॉर्टेंट बात जो ऐड होगी है पिछले पॉइजन से अलग तरह से, इट इज़ फैट सॉल्यूबल, दैट्स व्हाई इट आल्सो अटैक्स सीएनएस। आपने एएनएस के अंदर पढ़ा होगा, जब फार्माकोलॉजी पढ़ी थी एएनएस की, कि जो फैट सॉल्यूबल चीज होती है वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है, ठीक है। वो जो वाटर सॉल्युबल होगी वो क्रॉस नहीं करती है, इसीलिए ये आपके पास सीएनएस के इसमें सिम्टम्स भी आएंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट का नाम याद कर लेने, सिंपल फैटल डोज फैटल पीरियड देख लें, टॉक्सिसिटी रेटिंग छोड़ देनी है। मोड ऑफ एक्शन में सिर्फ एक्शन याद करें, बाकी छोड़ दें चीज़ें। एक्शन देखें आपके पास, ये एंटर करते हैं बॉडी में, और एक वो नॉर्मली स्किन मकूजा के ऊपर नेक्रोसिस और गैंग्रीन करवाएगा, जो क्रॉसिव एक्शन है। लोकल नर्व एंडिंग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है स्किन के ऊपर। पहले दो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था जो पीछे हम पढ़ कर आए हैं, इसमें ये है। लोकल नर्व एंडिंग्स को डिस्ट्रॉय करेगा, एनेस्थीसिया करवा देगा, पेन नहीं होगी, और बाद में फर्दर आपके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। इसका मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है, ये आपके वाइवा में सवाल हो सकता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। ये बेसिकली मेटाबोलाइज करते हैं किडनी के अंदर, वहां पे कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्विनोन या पायरो कैटिकोल के साथ, जो यूरिन में एक्सक्रीट करते हैं। इन दोनों की वजह से आपके पास क्या होता है कि यूरिन डार्क स्मोकी ग्रीन हो जाता है, डार्क स्मोकी ग्रीन, और किसी पॉइजन में नहीं हो रहा। ऐसी बातें जो सिर्फ एक पॉइजन में, उसको एक अलग से पेज पे उतारते जाया करें कि इस पॉइजन में ये चीजें ये रटनी है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एमसीक्यूज इन्हीं चीजों में से आते हैं। उसे कहते हैं कार्बोल यूरिया। फर्दर ऑन, ये आपके कॉर्निया या वेरियस कार्टिलेजेस, जिस तरह ये नेजल कार्टिलेज होता है या आपके जो ईयर के कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, उसकी ब्लू ब्लैक पिगमेंटेशन करवा देगा, जिसे कहते हैं ऑनक्रोनोसिस। साइंस एंड सिम्टम्स देखें, ये तरतीब से साइड पे लिखे हुए हैं, ये डेवलप कैसे हो रहे हैं। प्योर फॉर्म में अगर आपने लिए है, प्योर फॉर्म की बात हो रही है, उस केस में डैमेज करेगा नर्व एंडिंग्स को। शुरू शुरू में टिंगलिंग होगी, ऐसी सुइयां चुभ रही हो, बाद में नबनेस सुन हो जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद क्या होगा, डैमेज हो रहा होगा, आपकी बॉडी को कुछ नहीं पता होगा। कोगुलेशन नेक्रोसिस ऑफ टिश्यूज, ब्रेकेज हो जाएगा इंटरसेलुलर लिंकेज का। फर्दर डीपली एसिड आपका पेंट्रेट करेगा, पेनलेस वाइड पैक। इशार इशार होते हैं कि आपकी थोड़ी स्किन ऊपर उभर जाती है, गड़ा सा बनते, गड़ा बनने के बाद वो ऊपर के ऊपर आ जाती है। नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो जाते हैं, और ये इसकी फाइंडिंग है, ग्रेश वाइट स्लफिंग। ग्रेश वाइट स्लफिंग, स्लफिंग क्या होता है? चीज का उतर जाना। जीआईटी पे देखें क्या होगा, जैसे आप इसको लेंगे इनिशियली तो बर्निंग सेंसेशन टिंगलिंग होगी, लेटर एनेस्थीसिया, वो सेम बात। वॉमिटिंग इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि अमूमन जो सोल्यूशन लिया जाता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया, क्योंकि मुश्किल होता है उसको प्योर फॉर्म में लेना, बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में जब अब इनहेल कर लेंगे फिनोल के वेपर्स, उस केस में लेरेंजियल या परमानेंट एडीमा हो जाएगा। स्टेटोरस ब्रीथिंग होगी, मतलब आप बहुत तेज तेज और इनकम्प्लीट ब्रीथिंग जिसे कहते हैं, साइनोसिस हो जाएगा बॉडी में। सीएनएस और सीवीएस में देखें, फिनोल फैट सॉल्युबल है, इसलिए नर्वस सिस्टम को आपके पास इंटर कर जाएगी, वहां जाकर रेस्पिरेटरी और सीवीएस सिस्टम के सेंटर्स को पैरालाइज कर देती है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा में, जो डेथ की तरफ लेके जा रहा होता है। मैनेजमेंट आपकी डिपेंड करती है रूट कौन सा था। अगर स्किन पे हुआ उस केस में आप क्या करेंगे, फौरन कपड़े उतारेंगे, ठीक है, कपड़ों को अलग से धोएंगे, बॉडी को अलग से साफ करेंगे, उसको धोएंगे। उसके बाद अप्लाई करेंगे ऑलिव ऑयल या मिथाइलेटेड स्पिरिट या 10% इथाइल अल्कोहल, ताकि फर्दर एब्जॉर्ब ना हो बॉडी के अंदर। उसके बाद पेशेंट को बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में, जहाँ पे वो खुली हवा में सांस ले सकता हो, वहाँ शिफ्ट करेंगे, और वहाँ उसको नॉर्मल सलाइन और आपके पास बाइकार्बोनेट लगाई जाएगी। ऑरल रूट में देखें, गैस्ट्रिक लवाज फौरन करवाएंगे। जब लवाज पूरा हो जाएगा तो आपने उस करवाने के बाद आपने स्टमक के अंदर 30 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट या मेडिसिनल लिक्विड पैराफिन वैक्स को बीच में जैसे खुला छोड़ देना। ये एमसीक्यूज था पिछले साल का। मेडिसिनल लिक्विड पैराफिन या डिमल्सन दे सकते हैं, ठीक है, जो फिजिकल एंटीटोड है। बाकी ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट याद नहीं करना हो तो आप खुद भी लिख सकते हो, जब फार्मासारिया पढ़ लोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा ऐसी प्रॉब्लम में क्या देना। पीएम फाइंडिंग्स ग्रेश ब्राउन आपके क्रेन्स बता दिए आपको, इंटरनल में एडीमा बता दी है, स्टमक चेंजेस बता दिए। स्टमक जैसे खोलेंगे फिनोलिक ओडोर आएगी। और ये इस साल का एमसीक्यूज है। लेदर बॉटल अपीयरेंस,
लेदरी स्टमक किस में होती है, ठीक है। और साथ में कलर क्या होता है इसका, ग्रेइश ब्राउन, ग्रेइश ब्राउन सिल्वरी म्यूकस ऊपर लगा होता है उस लेदरी स्टमक के ऊपर। मेडिको लीगल्स में बाकी सारे आप चीजें देखने लेकिन अदर्स देखने एक दफा। डिसइंफेक्टेंट के साथ साथ ये प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है फॉर वैक्सीन एंड सीरा, ठीक है। साथ में ऑनकोनोसिस भी करवाता है ये कार्टिलेज में, मेडिकली इंपॉर्टेंट ये है। लास्ट करोसिव विद वेजिटेबल एसिड, हाइड्रोसियानिक एसिड, बहुत मजे का पॉइजन है ये। सबसे पहले तो HCN 2% ऑफ ब्लूइश वाइट सोल्यूशन होता है वाटर के अंदर, क्योंकि HCN सॉलिड फॉर्म में होता है तो उसको आपने लिक्विड फॉर्म में इतना बनाते हैं। कलरलेस गैस होती है बेसिकली ये। बिटर आलमंड अडोर होती है इसकी, बिटर आलमंड अडोर। और ये खुशबू वही लोग सूंघ सकते हैं जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होंगे, इसके लिए जो डोमिनेंट होंगे वो नहीं सूंघ सकते ये स्मेल, ठीक है ना मजे की बात। ये कड़वे बादामों वाली स्मेल सिर्फ वो लोग सूंघ सकते हैं HCN की जो कि आपके पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होंगे इसके मुतालिक। HCN लिबरेट करती है साइनाइड पाउडर से बाय एक्शन ऑफ HCN स्टमक, मतलब HCN आपका स्टमक में गया, उस ब्रेक के HCl के साथ H अलग हो गए, CN जो है वो आपके पास वो अलग लिबरेट आउट हो गया। फैटल डोज बहुत सारी लिखी हुई हैं, सिर्फ आप प्योर एसिड की याद कर लें, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। फैटल पीरियड भी प्योर एसिड का याद कर लें 2 से 10 मिनट्स, और बाज होगा तो इमीडिएट भी हो जाता है। CN का वैसे आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है पहले कि CN का काम क्या होता है, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं हो पाती, या मुख्तलिफ एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ब्लॉक हो जाती है। बॉडी आपकी शिफ्ट कर जाती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की तरफ, लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, आपका एसिडोसिस की तरफ बॉडी जा रही होती है, और हिस्टोटॉक्सिक एनर्जी से डेथ हो जाती है। बाकी फर्दर और लोकली ये क्रॉसिव के तौर पर भी काम कर रहा होता है। साइंस एंड सिम्टम्स देखें। अब यहाँ से साइंस एंड सिम्टम्स रट्टे वाली सीन हो गया, ठीक है। पॉइजनस आप डेली बेस पे याद करेंगे तब आपको याद रहेंगे, इकट्ठे याद करेंगे तो याद नहीं रहेंगे, ठीक है। समझ आ जाते हैं लेकिन चीजें याद नहीं होती। अब ये इतने साइंस में मिलते जुलते हैं। इनहेलेशन में देखें, कंस्ट्रिक्शन, डिजीनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉमा डेथ, ठीक है। इंजेक्शन में CNS, CVS, RS और GIT के सिम्टम्स आते हैं। स्किन में देखें, ये इंपॉर्टेंट बात है, चेरी रेड कलर, हीमोस्टेसिस, नुक्ते नुक्ते बन जाते हैं डेथ के बाद बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, जो डिपेंडेंट एरियाज होते हैं, जहाँ प्रेशर होगा या जो जगह आपकी नीचे जमीन के साथ लगी होगी वहां पर नहीं बनेगा, जो जगह ओपन होगी डिपेंडेंट होगी वहां पर बनेंगे सिर्फ। क्रॉनिकली में ये सारे देखें आपके पास, इसको मैंने ऐसे याद किया था कि सारे क्रेनियल नर्व्स के सिम्टम्स हैं मोस्टली, एम्ब्लायोपिया, ऑप्टिक एट्रोफी, एटेक्सिया, डेफनेस, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस। मैनेजमेंट इसकी बहुत इजी है, बहुत इजी। फार्मा में भी आपको मैनेजमेंट आती है कि साइनाइड पॉइजनिंग की मैनेजमेंट, ये वही मैंने लिखी हुई है फार्मा की बुक से। आपने फॉरन इनहेलेशनल देना है माइल नाइट्रेट, और IV देना है सोडियम नाइट्रेट, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास हेमोग्लोबिन मेथ हेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होगा, जो आपके पास साइनाइड को बाइंड करके सियानो मेथ हेमोग्लोबिन बनाएगा, जिसकी वजह से जो CN है ना वो आपके पास कम्प्लेक्स 4 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके नहीं लगेगा। जब सियानो मेथोहेमोग्लोबिन कन्वर्ट हो जाएगा मेथोहेमोग्लोबिन में बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम थियोसल्फेट, ठीक है, उस वजह से क्या होगा, मेथोहेमोग्लोबिन बनेगा और बाकी थियोसाइनेट बनेगा, साइनेट नहीं, सिर्फ थियोसाइनेट। वो लेस स्टेबल होता है, लेस टॉक्सिक होता है, इजीली किडनी उसको बाहर निकाल देती है। और मेथ हेमोग्लोबिन को हम दोबारा कन्वर्ट करवा देते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन के साथ में बाय यूजिंग मिथाइलिन ब्लू, ठीक हो गया। PM फाइंडिंग्स बहुत आसान सी हैं, बस ये याद रख लें इसके साइंस एस्फिक्सिया किस ऐसे होते हैं, जिसमें ये आ जाए ना एक्सफिक्सिया जैसे हैं, बड़ा फिर आसान हो जाता है। एक्सफिक्सिया के 5 प्रोमिनेंट साइन है, वो पांचों लिखकर आपने बस ये 2 बातें लिखनी, स्मेल ऑफ बिटर एलिमेंट्स, पिंक MDT, पोस्टमार्टम लिविडिटी या आपके पास हाइपोस्टेसिस या स्किन डिस्कलरेशन, ये एक ही बात है। मेडिको लीगल में सुसाइडल सबसे कॉमन सुसाइडल पॉइजन है HCN, क्योंकि सबसे सस्ता होता है ये, ठीक है, और लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि मैंने को बताया है वो रिसेसिव वाली बात। एक्सीडेंशियल कॉमन है इन चिल्ड्रन और इंडस्ट्रियल मिसाब्स में,
होमिसिडल रेयर होता है क्योंकि अगर उसमें बिटर एलिमेंट डोर आ जाए तो उस केस में वो फिर लोग नहीं लेते, उन्हें पता चल जाता है। द लास्ट पॉइजन ऑफ द डे इज एस्फिक्सिएंट, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत जगह हमने पढ़ा है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन इरिटेटिव है, odorless है, लाइटर एयर से, इसलिए पता ही नहीं चलता कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, आपको पता है, पहले मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेटरी टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, टैनिक एसिड टेस्ट, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट, हॉपी सेलर्स टेस्ट, सिर्फ नाम पता होने चाहिए। फर्टेलिटी में कंसंट्रेशन के लिहाज से होता है, ब्लड में कितनी कंसंट्रेशन है उस लिहाज से। खुद देख लें, 10% कंसंट्रेशन हो जाए तो बंदा आधे घंटे में लुढ़क, मतलब पहुंच जाता है ऊपर, लुढ़क जाता है, ठीक है। और 0.2% में सिर्फ 4 घंटे में बंदा ऊपर चला जाता है। तो इट इज वेरी टॉक्सिक। होता क्या है इसमें, जैसे कि हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है हेमोग्लोबिन के लिए वो बहुत ज्यादा है, इवन ऑक्सीजन से भी 250 टाइम्स ज्यादा होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिवर्सिबली बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन के साथ, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनती है। एनीमिक हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से, एनीमिक हाइपोक्सिया मतलब ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बाय ब्लॉकिंग साइटोक्रोम ए3 ऑक्सीडेज एंड साइटोक्रोम P450, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर रेस्पिरेशन भी ब्लॉक हो जाती है। साइन एंड सिम्टम को कंसंट्रेशन के साथ याद करना बहुत जरूरी है, ऐसी प्रॉफ का सवाल है कि कंसंट्रेशन के साथ लिखिए। याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले 10% तक आपके पास कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे अगर ब्लड में इतना हो जाए, अदरवाइज 10 to 20 हो तो माइल्ड हेडेक होगा, ये कॉमन है। 20 से 30 में थ्रॉबिंग हेडेक होगा, 30 से 40 में सवेयर हेडेक। बाकी जो गिने चुने साइंस हैं वो देख लीजिएगा। सवेयर पॉइजनिंग में देखें आपके पास फिर बड़े सिस्टम्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। पहले सीएनएस के थोड़े बहुत आएंगे, रेस्पिरेशन के आएंगे, फिर सीवीएस के आना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी चेरी रेड स्किन हो जाती है, ये देख लें। सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की बहुत सारी चीजें सेम मिलती जुलती सी हैं। और मोर देन 80% हो जाए तो आपके पास रैपिड डेथ फ्रॉम रेस्पिरेटरी अरेस्ट। मैनेजमेंट, इसमें हाइपर बैरिक ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन एट वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। ये आपका एंटीटोड है, बाकी सब सिम्टोमेटिक मेजर्स हैं। पीएम फाइंडिंग्स, चेरी रेड डिस्परेशन इंपॉर्टेंट, फाइन फ्रोथ इंपॉर्टेंट, बाकी सारे एक्सिक्सिया वाले साइंस। मेडिको लीगल्स, एक्सीडेंशली होते हैं अमूमन, पता नहीं लगता, होमिसाइडल भी हो सकता है, सुसाइडल, ये सारे कॉमन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपका आज का लेक्चर वाइंड अप हो गया है। एनीवन हैविंग द एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।